नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने जीएस चैनल पे। तो चलिए बच्चे, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी बच्चे पहले याद रखिए, मैं आपको उत्तर मुगल काल पढ़ा रहा था मॉडर्न हिस्ट्री में। क्लियर है? तो बच्चे, हमने कहाँ तक आपको समझा दिया था अच्छे से? तो आपने देखा कि हमने पिछली क्लास में बच्चे हमने इस चीज़ को कहाँ तक समझा था? अहमद शाह तक। क्लियर है? तो आपने ये देखा कि जो शासक अहमद शाह था, अहमद शाह की क्या कर दी गई बच्चे? गला दबाकर हत्या कर दी गई। ये मैंने आपको बता दिया था, किसने किया था, क्या कारण था, ये सब मैंने आपको समझा दिया था। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चे। और आज जो हमारा अगला जो शासक है उसका नाम है आलमगीर द्वितीय। क्या नाम है? आलमगीर द्वितीय। क्लियर है? यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिए। हमारा अगला शासक है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। क्लियर है? चलिए, तो बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा कि आलमगीर द्वितीय के बारे में जानना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अहमद शाह के वक्त जो दरबार में बच्चे गाजी-उद-दीन फिरोज जंग, मैंने बता दिया था आपको कि गाजी-उद-दीन फिरोज जंग जो कि निजामुल मुल्क का बेटा था, उसने क्या किया था? दरबार में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। लेकिन अहमद शाह कहीं ना कहीं हटना चाहता था, तो उसने पता चला षड्यंत्र का, तो उसने अहमद शाह की गला दबाकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अब उसी गाजी-उद-दीन फिरोज जंग ने बच्चे अहमद शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को क्या किया था? गद्दी पर बैठाया था। क्लियर है? यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसने ही जो गाजी-उद-दीन फिरोज जंग था बच्चे, उसने ही क्या किया था? आलमगीर द्वितीय को फिर गद्दी पर बैठाया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो याद रखना है कि इसे फिरोज जंग ने, एकदम आराम से पढ़िए ताकि एक एक बात आपको याद हो जाए कहानी की तरह, कोई हड़बड़ाना नहीं है बच्चे। इसे फिरोज जंग ने गद्दी पर बैठाया। गद्दी पर बैठाया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? गद्दी पर बैठाया। और जो फिरोज जंग था, पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फिरोज जंग क्या था बच्चे? एक्चुअल में फिरोज जंग क्या बना था? वजीर बना था। तो इसे फिरोज जंग ने गद्दी पर बैठाया और इसी वजीर ने सत्ता अपने हाथों में ले ली, या ऐसे कह सकते हैं कि जो सत्ता की शक्ति थी उसने क्या किया? अपने हाथों में ले ली। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसे वजीर फिरोज जंग ने गद्दी पर बैठाया था। और वजीर फिरोज जंग ने ही क्या किया बच्चे कि सत्ता की जो वास्तविक शक्ति थी वो अपने हाथों में इसने ले ली। लेकिन याद रखिए, आलमगीर द्वितीय इस बात को अच्छे से जानता है कि गाजी-उद-दीन फिरोज जंग ने सत्ता की वास्तविक शक्ति ले ली है, जबकि सुल्तान या शासक कौन था? वो था आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय खुद इस बात को पसंद नहीं करता था और वो फिरोज जंग के चुंगल से निकलना चाहता था। लेकिन फिरोज जंग को भी पता चल गया कि जो आलमगीर द्वितीय है वो उसे समाप्त करना चाहता है, उसे खत्म करना चाहता है। बस बच्चे, फिर यहाँ वही बात हुई कि इसी फिरोज जंग ने फिर मौका देखकर क्या किया कि आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो याद रखेंगे कि इसी वजीर ने, क्लियर है बच्चे, इसी वजीर ने क्या किया कि सुल्तान की हत्या कर दी। क्लियर है बच्चे? वजीर ने सुल्तान की हत्या कर दी। वजीर ने सुल्तान की हत्या की। क्लियर है बच्चे? हत्या की, तथा इसके पुत्र, याद रखेंगे, सुल्तान की हत्या कर दी क्योंकि वजीर को भी पता चल गया था कि आलमगीर द्वितीय उसे पसंद नहीं करता। तो इस वजीर ने क्या की? सुल्तान की हत्या कर दी, तथा इसके पुत्र जिसका नाम था बच्चे अली गौहर, आप भूलेंगे नहीं, तथा इसके पुत्र अली गौहर को शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, क्या बच्चे, क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। क्लियर है? भूलेंगे नहीं। शाह आलम द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बैठाया। उपाधि से गद्दी पर बैठाया। क्लियर है? तो देख सकते हैं कि इस गाजी-उद-दीन फिरोज जंग ने पहले आलमगीर द्वितीय को अपने हाथों की कठपुतली बनाया और सत्ता की शक्ति अपने हाथों में ले ली। लेकिन जब आलमगीर द्वितीय खुद फिरोज जंग से बचना चाहता था, लेकिन फिरोज जंग को यह बात पता चल गई और उसने क्या किया? सुल्तान की हत्या करा दी। और हत्या करवाने के बाद, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखिए, हत्या करवाने के बाद इसने क्या किया
कि आलमगीर द्वितीय का जो पुत्र था अली गौहर, उसी को शाह आलम के नाम से क्या किया बच्चे, गद्दी पर बैठाया। क्लियर है। तो अब जो हमारा अगला सुल्तान कौन बना बच्चे, वही था शाह आलम द्वितीय। यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब हम अगले सुल्तान की ओर चलते हैं, और जो हमारा अगला सुल्तान है बच्चे, उसका क्या नाम है, शाह आलम द्वितीय। क्लियर है। मैं मिटा रहा हूं बच्चे, ओके ना। अब हमारा अगला सुल्तान है शाह आलम द्वितीय। क्लियर है। एक एक चीज को याद रखिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी कहानी की तरह सीखिए, किसी चीज को रटना नहीं है। शाह आलम द्वितीय। क्लियर है बच्चे, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि शाह आलम द्वितीय का ओरिजिनल नाम, सही नाम क्या था बच्चे, अली गौहर, और ये आलमगीर द्वितीय का क्या था बच्चे, पुत्र था। अब क्या हुआ कि शाह आलम जो है बच्चे गद्दी पर बैठा। क्लियर है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि आखिर ये भी क्या था, फिरोज जंग का कठपुतली ही तो था। ठीक है। लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ फिरोज जंग का कठपुतली नहीं था, यहां तक कि बच्चे ये अंग्रेजों का भी कठपुतली बना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की भी शुरुआत हो चुकी थी। हम इसके बाद अंग्रेजों को भी पढ़ेंगे। तो यहां सभी बच्चे ये याद रखिएगा कि जो शाह आलम द्वितीय के वक्त अंग्रेजों का भी भारत में आगमन हो चुका था। तो शाह आलम द्वितीय, बच्चे याद रखेंगे सभी लोग बच्चे कि शाह आलम द्वितीय अंग्रेज, मराठा और अपने अमीरों के हाथ की क्या था, कठपुतली था। क्लियर है बच्चे। तो याद रखिएगा कि यह अंग्रेज, फिर मराठा, क्लियर है बच्चे, एवं अपने अमीर। अमीर का मतलब है जो इसके शासन में मजबूत सरदार थे, उन्हें अमीर कहा जा रहा था। क्लियर है बच्चे। तो याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय अंग्रेज, मराठा एवं अपने अमीरों की कठपुतली था। क्या था बच्चे, कठपुतली था। जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही ये करता था। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय क्या बन गया बच्चे, कठपुतली बन गया। और इसी के वक्त बक्सर का युद्ध हुआ। इसी के वक्त किसका युद्ध हुआ था बच्चे, बक्सर का युद्ध हुआ। याद रखिएगा, हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे तो इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें उनका रेफरेंस लेना है जो इस सुल्तान के वक्त था। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि इसी के वक्त बच्चे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। स्पष्ट है। अब ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें बच्चे याद रखिएगा कि बंगाल का नवाब मीर कासिम भी था। क्लियर है बच्चे, बंगाल का नवाब मीर कासिम भी था। क्लियर है। अच्छा, और फिर अवध का नवाब, क्लियर है बच्चे, या अवध का सुल्तान कह लीजिए, अवध का सुल्तान था बच्चे, यहां पर सभी लोग याद रखिएगा कि मैं आपको फिर से याद दिला दूं, भूलेंगे नहीं, कि बंगाल का नवाब जो था बच्चे मीर कासिम था। अच्छा, और फिर अवध का नवाब या सुल्तान जो था बच्चे, उसका नाम था शुजाउद्दौला। क्लियर है बच्चे, ओके। एवं और मुगल शासक, ठीक है बच्चे, यहां केयर कीजिएगा। और मुगल शासक कौन था बच्चे, शाह आलम द्वितीय था। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। स्पष्ट है। तो बच्चे यहां पर आप लोग को याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध में कौन कौन शामिल थे। बंगाल का नवाब मीर कासिम था बच्चे, ठीक है। अच्छा, अवध का नवाब कौन था बच्चे, शुजाउद्दौला था। और फिर मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। इन लोगों ने किससे लड़ा, तो याद रखिएगा कि इन लोगों ने ये युद्ध अंग्रेजों से किया। किससे किया बच्चे, अंग्रेजों से। और इसमें विजयी कौन हुए, कौन जीता, अंग्रेज। तो याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय के वक्त बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ थे और ये तीनों मिलकर किससे लड़े, अंग्रेजों से। पर जीत किसकी हुई बच्चे, अंग्रेजों की जीत हो गई। इससे यह पता चल गया कि अब भारत पर कौन शासन
नहीं करेगा। याद रखिए, मुगल बादशाह हार चुका, शासन करेगा नहीं। बंगाल का सब नवाब हार चुका बच्चे, अवध का नवाब भी हार चुका। इसका मतलब है भारत पर शासन कौन करेंगे अब? तो भारत पर शासन जो है बच्चे अब अंग्रेज करेंगे। उसके बाद याद रखना है आपको कि अंग्रेजों का, याद रखिएगा कि जो शाह आलम द्वितीय है, क्लियर है बच्चे, शाह आलम द्वितीय, क्लियर है, तो शाह आलम द्वितीय बच्चे अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बन गया। अंग्रेजों का क्या बन गया बच्चे? पेंशन याफ्ता, पेंशन याफ्ता बना, क्लियर है। और कहां पे रहा? इलाहाबाद में, क्लियर है बच्चे, इलाहाबाद में रहा। तो सभी लोग याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध हारने के बाद शाह आलम द्वितीय काफी समय तक इलाहाबाद में रहा और अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बना। पेंशन याफ्ता का मतलब होता है कि अंग्रेज इसे क्या दे रहे थे बच्चे? पेंशन दे रहे थे। पूरी बात आपको समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों की, अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को पेंशन दिया और ये काफी समय तक कहां रहा बच्चे? इलाहाबाद में रहा, क्लियर है। अच्छा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सभी बच्चे याद रखिएगा कि 1803 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1803 में बच्चे अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1803 में अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे? दिल्ली पर अधिकार कर लिया, क्लियर है। तो आप सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय के वक्त, क्लियर है बच्चे, कि शाह आलम द्वितीय के वक्त ही बच्चे, क्लियर है, कि 1803 में अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे? दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, क्लियर है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से एक निर्णायक युद्ध हुआ बच्चे और अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, क्लियर है। अच्छा, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ये आप लोग सीख चुके हैं सभी लोग, ओके। आप बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी सारे पॉइंट्स को बखूबी लिख सकते हैं। यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना है बच्चे कि जब अंग्रेज जीत गए तो क्या हुआ कि अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। तो हमें थोड़ा इलाहाबाद की संधि को जानना है कि इलाहाबाद की संधि में क्या थी, क्लियर है। यहां सभी बच्चे याद रखेंगे कि सुल्तान एवं अंग्रेजों के मध्य, सुल्तान एवं अंग्रेजों के मध्य, क्लियर है बच्चे, 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की क्या हुई बच्चे? संधि हुई, क्लियर है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि 1765 में सुल्तान और अंग्रेजों के बीच क्या हो गई बच्चे? इलाहाबाद की संधि हुई। अब हमें यह जानना है कि इलाहाबाद की संधि में क्या बातें थी, स्पष्ट है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि सुल्तान ने क्या किया बच्चे, या ऐसे सोचिए कि जो बादशाह थे, क्लियर है, यानी शाह आलम द्वितीय ने, तो याद रखिएगा कि बादशाह ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल की दीवानी अधिकार दे दिया, क्लियर है। सभी बच्चे याद रखिएगा कि बादशाह ने क्या किया 1765 में इलाहाबाद की संधि में, कि इसने क्या किया बच्चे कि अंग्रेजों को बंगाल एवं बिहार की दीवानी दे दी बच्चे, क्लियर है, दीवानी दे दी, स्पष्ट है। अब अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार तो मिल ही गया, बिहार और बंगाल की दीवानी का अधिकार मिला बच्चे, और इस दीवानी के अधिकार से अंग्रेजों की अपनी अंधी कमाई शुरू हो गई। तो याद रखेंगे कि वो इलाहाबाद की संधि थी जो 1765 में हुई थी। बादशाह ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल की दीवानी दे दी। अब देखिए बदले में क्या मिला, जरा इस बात को क्लियर कीजिएगा कि बदले में 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिला। बदले में क्या मिला बच्चे? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। भूलेंगे नहीं कि बदले में इन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिला, और फिर क्या मिला? एवं कड़ा नामक प्रदेश मिला जो इलाहाबाद के पास था। और क्या मिला बच्चे? कड़ा प्रदेश मिला। तो
तो सभी लोग याद रखिएगा कि जब इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई तो सुल्तान ने क्या किया बच्चे, अंग्रेजों को बंगाल और बिहार की दीवानी 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन में दे दी और एक कड़ा प्रदेश भी के बदले में उसने क्या किया कि दीवानी दे दी। इन दो बातों को याद रखिएगा। क्लियर है बच्चे? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि बहुत समय बाद क्या हुआ कि जो बादशाह शाह आलम द्वितीय था, याद रखिएगा बच्चे कि बहुत बाद में जो बादशाह शाह आलम द्वितीय था ये मराठों से मिल गया था। किससे मिल गया था? मराठों से मिल गया था। इसलिए अंग्रेजों ने इसकी पेंशन को क्या किया था? बंद कर दिया था। तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कभी ये प्रश्न आता है कि बताइए शाह आलम द्वितीय का पेंशन अंग्रेजों ने क्यों बंद किया था, तो आप कहेंगे कि क्योंकि बादशाह किससे मिल गया था? मराठों से मिल गया था। और इस गुस्से में आकर के अंग्रेजों ने क्या किया था बच्चे? शाह आलम द्वितीय का पेंशन रोक दिया था। क्लियर है? फिर सभी बच्चे याद रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि शाह आलम द्वितीय की मौत कैसे हुई थी। बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सभी लोग याद रखेंगे कि एक गुलाम था जिसका नाम था कादिर खां। तो याद रखिएगा बच्चे कि गुलाम कादिर खां ने 1806 में बादशाह की हत्या कर दी। बादशाह की क्या कर दी बच्चे? हत्या की। क्लियर है? तो आप भूलेंगे नहीं कि गुलाम कादिर खान ने ही बच्चे शाह आलम द्वितीय की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। 1806 में हत्या की थी। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि गुलाम कादिर खां था जिसने 1806 में क्या किया था बच्चे? बादशाह की हत्या कर दी थी। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ओके, अब हम ये देखेंगे कि और शाह आलम द्वितीय के वक्त और कौन सी इंपॉर्टेंट घटना थी। तो बच्चे एक दो और इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, उसे भी आप अपने जहन में दिमाग में रखेंगे, क्योंकि याद रखिएगा आजकल बच्चे प्रश्न बहुत डायनेमिक आता है। आप दो चार पॉइंट्स को कवर कर लें तो पता नहीं चलता, पता नहीं है कहां से क्वेश्चन पूछ ले। पर मैं जैसे जैसे सारे डायमेंशंस को कवर करके ले चल रहा हूं, बस मेरे साथ चलते रहिए, एक एक चीज क्लास में याद होती जाएगी। और प्लीज बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़िए। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी फुल कोर्स की पूरी जानकारी दे रखी है। चलिए, तो बच्चे याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय के जीवन में अन्य घटनाएं क्या घटी थी। क्लियर है? तो बच्चे याद रखेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध भी, ठीक है बच्चे, पानीपत का तीसरा युद्ध भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा बच्चे इसी के कार्यकाल में दक्षिण में सूखा पड़ा था, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि दक्षिण भारत में बहुत बड़ा सूखा किस मुगल बादशाह के काल में था, तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय के काल में था। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए, हमने देखा कि किस तरीके से गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय के क्या की बच्चे? हत्या की। ठीक है, अब शाह आलम द्वितीय की मौत के बाद जो अगला सुल्तान बना बच्चे, उसका नाम था अकबर द्वितीय। क्लियर है? चलिए हम अगले बादशाह पर चलते हैं, और अगला बादशाह जिसका नाम क्या था? अकबर द्वितीय। तो मुगल काल में बच्चे अकबर तो था ही, लेकिन मुगलोत्तर काल में भी एक शासक था जिसका क्या नाम था? अकबर द्वितीय। अब जरा अकबर द्वितीय, बोर्ड पे बच्चे केयर कीजिएगा, आप नाम नहीं भूलिएगा, अकबर द्वितीय है। अब हम अकबर द्वितीय के बारे में जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा कि इसके काल में सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। क्लियर है? तो इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे कि अकबर द्वितीय के काल में जो मुगल सत्ता थी वो किसके संरक्षण में आ चुकी थी? अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी, अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। क्लियर है? तो सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखिए कि अकबर द्वितीय के काल में जो सत्ता थी वो अंग्रेजों के संरक्षण में पूरे तरीके से आ चुकी थी बच्चे। और जो मुगल का जो अधिकार था या जो बादशाह का अधिकार था बच्चे, वो लाल किले तक सीमित रह गया। लाल किले तक अधिकार क्या रहा बच्चे? सीमित रह गया। क्लियर है? तो सभी लोग याद रखेंगे कि शाह आलम द्वितीय के वक्त 1803 में अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे? दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और अकबर द्वितीय के वक्त पूरी सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी, और बादशाह का जो अधिकार था वो सिर्फ
लाल किले तक क्या रहा, सीमित रहा। ठीक है। अच्छा बच्चे, एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, आपने जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, तो बच्चे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात की थी, राजा राम मोहन राय। आप जानते हैं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? सभी बच्चे याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दी थी। क्लियर है बच्चे? तो याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा की क्या दी बच्चे? उपाधि दी। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की क्या दी बच्चे? उपाधि दी। स्पष्ट है? अच्छा, आगे जाकर फिर जब अकबर द्वितीय की मृत्यु होती है बच्चे, तो हमारा अगला जो मुगल बादशाह है या पूरे मुगल काल का अंतिम बादशाह, जिसका क्या नाम था बच्चे? बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम था? बहादुर शाह द्वितीय। क्लियर है? चलिए पहले मैं इसे मिटाऊं, ये सीख चुके हैं आप लोग। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे अपने अगले बादशाह पर, अगले सुल्तान पर, जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। और बच्चे एक चीज याद रखिएगा कि बहादुर शाह द्वितीय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा। ये देखिए, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। स्पष्ट है ना बच्चे? बहादुर शाह द्वितीय के बारे में सबसे पहला पॉइंट सभी बच्चे याद रखिएगा, अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह। क्लियर है? तो याद रखना है कि जो बहादुर शाह द्वितीय था बच्चे, वो अंतिम मुगल बादशाह थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय ने क्या किया था बच्चे? भाग लिया था, और इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया। अंग्रेजों ने इन्हें कहां भेज दिया बच्चे? गिरफ्तार करके। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया। क्लियर है? रंगून भेज दिया बच्चे, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हुई। जहां 1862 में इनकी क्या हो गई बच्चे? मृत्यु हुई। तो सभी लोग याद रखेंगे कि राजा बहादुर शाह द्वितीय बच्चे अंतिम मुगल बादशाह थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और अंग्रेजों ने इन्हें बच्चे गिरफ्तार करके कहां भेज दिया? रंगून भेज दिया था, जहां 1862 में इनकी क्या हो गई थी बच्चे? मौत हो गई थी। और इनके मौत के बाद ही मुगल साम्राज्य का क्या हुआ था? पतन हुआ था। और याद रखेंगे कि ये एक कवि भी थे। ये क्या थे बच्चे? एक कवि थे, और जफर इनका उपनाम था। और जफर क्या था बच्चे? इनका उपनाम था, क्योंकि ये जफर नाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए बच्चे इनका पूरा नाम था बहादुर शाह जफर। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जफर क्या है? इनका उपनाम था। क्लियर है? और इसी उपनाम से बच्चे वो लिखते थे अपनी कविताएं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया था बच्चे? बहादुर शाह जफर, जो कि इनकी क्या थी? उपाधि थी। तो इस तरह बच्चे हमने पूरे उत्तर मुगल काल को अच्छे से कवर कर लिया। आपको पूरी बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो बच्चे एक चीज यहां पर याद रखिएगा, मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट अभी बात बताऊंगा कि सभी लोग केयर कीजिएगा कि जब मुगल काल जब खत्म हुआ था बच्चे, तो केयर कीजिएगा कि इसके बाद कुछ जो प्रांत थे वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे। तो हमें थोड़ा ये भी जानना है बच्चे कि वो प्रांत कौन कौन से थे जिन्होंने अपने स्वतंत्रता की क्या की थी? घोषणा की थी। तो बच्चे कुछ प्रांतों का मैं नाम और उनके संस्थापक का नाम बता दे रहा हूं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये कभी कभी मैचिंग करने में आपसे पूछ दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो बच्चे यहां सभी लोग केयर कीजिएगा कि हमने मुगल काल को यहां बखूबी सीखा और सारे उत्तर मुगल काल के बादशाह की खूबियां हमने जान ली। क्लियर है? तो चलिए जरा देखते हैं कि कौन कौन से प्रांत थे जो उत्तर मुगल काल में स्वतंत्र हुए और उनके संस्थापक कौन कौन थे। मैंने 2-3 आपको पहले बता दिए हैं, अब यहां हमें उन सभी को क्या करना है बच्चे? कवर करना है। पूरी बात समझ में आ गई? और देखिए, मैं बोर्ड के साइड में इसलिए हो जाता हूं ताकि आपको पूरी बोर्ड क्लियर नजर आए और आप एक एक चीज को नोट डाउन कर ले। ठीक है? तो बच्चे चलिए केयर करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इस तरफ क्या लिखा है? प्रांत लिख दिया है बच्चे, और प्रांत लिखा है, और बोर्ड के इस हिस्से में मैंने क्या लिखा है? संस्थापक। क्लियर है? तो चलिए, प्रांत में मैं सबसे पहले हैदराबाद की ओर चलता हूं बच्चे।
हैदराबाद। अब यह है कि हैदराबाद के संस्थापक कौन था, तो मैंने आपको पहले बताया लेकिन मैं फिर बता देता हूं बच्चे, आसफ जहां निजामुल मुल्क चिनकिलीच खां। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि हैदराबाद का जो संस्थापक था कौन था, आसफ जहां निजाम उल मुल्क उर्फ चिनकुलीच खां। क्लियर है? ठीक। दूसरा प्रांत था बच्चे बंगाल। तो हमें देखना है कि बंगाल का संस्थापक कौन था, तो हम सभी लोग याद रखेंगे कि बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। क्या नाम था बच्चे? मुर्शिद कुली खां। क्लियर है? अच्छा, फिर अगला था अवध। क्लियर है? अवध का संस्थापक कौन था, तो याद रखेंगे सआदत खां। सआदत खां बुरहान उल मुल्क। क्लियर है? तो बच्चे याद रखिएगा कि अवध का संस्थापक था सआदत खां बुरहानुल मुल्क। ओके बच्चे, ठीक है। फिर हम अगले प्रांत की ओर चलते हैं। अगला प्रांत है बच्चे रुहेलखंड। क्या नाम है? रुहेलखंड। तो हमें यह जानना है कि रुहेलखंड का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा वीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खां। 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 पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो रुहेलखंड का संस्थापक वीर दाऊद या एवं अली मुहम्मद खां। क्लियर है बच्चे? फिर इसके बाद है कर्नाटक भी है। देखते हैं कि कर्नाटक की स्थापना किसने की थी। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब याद रखिएगा कि कर्नाटक की जिसने स्थापना की थी उसका नाम था सादुतुल्ला खां। सादुतुल्ला खां। क्लियर है? सभी बच्चे याद रखेंगे। अच्छा, फिर था बच्चे भरतपुर। भरतपुर कि भरतपुर की प्रांत की स्थापना किसने की थी बच्चे? ये जाट राज्य भी था। याद रखिएगा कि भरतपुर को हम जाट राज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जाट राज्य। तो याद रखिएगा इसके जो संस्थापक थे चूड़ामन एवं बदन सिंह। क्या बच्चे? चूड़ामन एवं बदन सिंह। चूड़ामन एवं बदन सिंह। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि चूड़ामन एवं बदन सिंह ने भरतपुर में जाट राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर है? तो आपको ये कुछ प्रांत है और इनके संस्थापक का नाम आपको याद रखना है। और ये सब बच्चे सब उत्तर मुगल काल में स्वतंत्र हुए थे और ये सब उसके क्या हैं? संस्थापक हैं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, अब हमने उत्तर मुगल काल को बखूबी सीखा। अब जो हमें अगला चैप्टर पढ़ना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम कहते हैं मराठा। क्लियर है? चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं। सभी बच्चों ने लिख लिया अच्छे से? ओके, आप वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट लेकर बखूबी सभी को लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज मराठा। तो हम चलें जरा मराठा के बारे में अच्छे से समझते हैं बच्चे। नाउ क्लियर है? अब बच्चे यहां पर क्या कीजिए कि जैसे हमें मराठा के बारे में सीखना है तो सबसे पहले याद रखेंगे कि मराठा के उत्कर्ष के कारण क्या थे। तो बच्चे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जो हमें मराठा पढ़ना है तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि सबसे पहले एक बात याद रखना है कि मराठा शक्ति का जो उद्भव हुआ है बच्चे, वो शिवाजी के प्रतिनिधित्व में हुआ है। याद रखेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए मराठा शक्ति का उत्थान, मराठा शक्ति का उत्थान किसके प्रतिनिधित्व में हुआ है, तो याद रखना है शिवाजी के प्रतिनिधित्व में। शिवाजी के प्रतिनिधित्व में। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि शिवाजी के प्रतिनिधित्व में मराठा शक्ति की, क्लियर है बच्चे? शिवाजी के प्रतिनिधित्व में मराठा शक्ति का क्या हुआ है? उत्थान हुआ है।
तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे कि ये जिस हम प्रांत या क्षेत्र की बात करेंगे वो क्षेत्र बच्चे आज के महाराष्ट्र का है। क्या है बच्चे? आज के महाराष्ट्र का है, जिसकी भाषा क्या है? मराठी भाषा है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ठीक है चलो मराठा शक्ति जो है आज के मराठा का है बच्चे, और दूसरी बात यहाँ की भाषा क्या है? मराठी भाषा। तो देखिए सबसे पहले मराठे को समझना है तो हमें पहले यह समझना है कि आखिर मराठा शक्ति के उत्थान के क्या कारण थे। तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि हम सबसे पहले समझेंगे मराठा शक्ति के उत्थान के क्या कारण है। पूरी बात समझ में आई बच्चे?